हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 16 फरवरी है। आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएससी या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए ये सेशंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आपने बहुत बार बहुत सारे टीचर से सुना होगा कि जो एडिटोरियल आर्टिकल आता है द हिंदू में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग लिखने में। ठीक है, बहुत से बच्चों को वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि द हिंदू क्या है, टफ वर्ड यूज़ करता है। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक एक वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी आपको बताता चलूँगा। आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है। मैं टेलीग्राम लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूँगा। आप एक बार मेरे से पढ़ो इसको, उसके बाद जाके खुद पढ़ो। ठीक है, खुद पढ़ना है आपको, 5 मिनट में समझ आएगा। नहीं तो क्या, आप 1 2 3 घंटा वहीं पे अपना वेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली इन सेशंस को देखो, जो मेरे पिछले सेशंस हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने के पिछले 2 महीने से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो भी सेशंस हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपका आपका अपकमिंग एग्ज़ाम में। जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें वो आपको आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प करेंगे। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी लिखने के लिए, अपना ओपिनियन बना सकते हो। क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना, वो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, जो एडवोकेट हैं, उनके द्वारा लिखे जाते हैं, तो उनके ओपिनियन मैटर करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें लेनी है, कुछ चीज़ें यहाँ से लो ताकि आपके लिए लिखने के लिए कुछ ना कुछ हो। ठीक है, तो अगर अच्छा लगेगा, पहले तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। अब मैं आपको ऐसे समरी भी बता सकता हूँ इसकी, इसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन उससे बहुत सारे बच्चों को मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद तो समझ नहीं पाएंगे ना उसको। जब तक खुद रीड नहीं करोगे तो हैबिट बनेगा नहीं। इसीलिए मैं एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है आपको बहुत सारी लाइन पहले से ही समझ में आ जाएगी, लेकिन वो मोटिव नहीं है। मोटिव ये है कि हर बच्चे को हर लाइन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आपको सपोर्ट करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोट जो बेल आइकॉन है उसको दबा दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बेल आइकॉन को पक्का दबा दो। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, वो जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा और पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, वो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और कमेंट कर देना यार, क्योंकि कमेंट तो करते नहीं हो, उसके बाद फिर मोटिवेशन तो मिलेगा नहीं नेक्स्ट वीडियो बनाने का। इसलिए जो भी देखता है, 50 लोग दिखते हैं, 100 लोग दिखता है, जो भी दिखता है एक बार कमेंट कर लो। ठीक है, मुझे पता है मैं कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट इशू में भी है, तो ये आपको आगे एग्जाम में आई होपफुली शायद थोड़ी मदद करेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नोटबुक लेके बैठना, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग में जो भी लिखवाऊंगा उनको लिखते जाना, अगर कोई होगा तो। नहीं तो आप ऐसे समझ भी सकते हो, मेरा एक अलग से वीडियो आता है, उसमें मैं डेली के 5 जो वर्ड मीनिंग है एडिटोरियल से वो करवाता हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और कोई सजेशन होगी कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप इसको फास्ट मोड में भी देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड में, ताकि आप जल्दी से जल्दी देख पाओ। और फुल स्क्रीन में देखोगे तो थोड़ा बढ़िया से दिखेगा। ठीक है, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, इंडिया श्रीलंका रिफ्यूजी नीड फेयर कंसिडरेशन। अब रिफ्यूजी क्या होते हैं? रिफ्यूजी आपको पता है, जो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में आते हैं। ठीक है, जब भी कोई किसी देश में कोई वॉर चल रहा है, या फिर कोई इकोनॉमिकली वीक देश है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में आते हैं। ठीक है, ताकि उनको शेल्टर मिल सके, खाने के लिए कुछ मिल सके। तो जो इंडिया श्रीलंकन रिफ्यूजीज, जो इंडिया में श्रीलंका से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, आपको पता है श्रीलंका में इस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, नीड फेयर कंसिडरेशन, उनको फेयर का मतलब होता है सही तरीके से। तो हमको उनको क्या करना है, सही तरीके से कंसीडर करना है, सही तरीके से उनको ट्रीट करना है, देखना है। ये हेडिंग है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। It it will soon be 14 years since the end of the civil war in Sri Lanka. The three-decade war that ended in May 2009 devastated the once peaceful and prosperous nation. तो अभी क्या है, 14 साल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे जब श्रीलंका में सिविल वार खत्म हो जाएगा। आपको पता है, तमिलियन को लेके, जो लोगों के लेके वहाँ पे वार हुआ था। ठीक है, वो एक सिविल वार था श्रीलंका में, तो वो एंड हो जाएगा। अभी उसके 14 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, The three-decade war that ended in May 2009 devastated the once peaceful and prosperous nation. Devastated का मीनिंग लिख सकते हो। डिवास्टेटेड का मीनिंग होता है तहस नहस करना। तो क्या है, जो 3 डेकेड तक वॉर चला, उसने क्या किया, जो एंड हुआ अभी मई 2009 में, डिवास्टेटेड दी पीसफुल एंड प्रॉस्पेरियस नेशन। उसने तहस नहस कर दिया जो एक पीसफुल और प्रॉस्पेरियस, प्रॉस्पेरियस का मीनिंग होता है खुशहाली,
मतलब जो एक खुश नेशन था, ठीक है, हैप्पी नेशन था, उसको डिवास्टेट कर दिया। मैनी सिविलियंस पेरिश्ड एंड लार्ज सेक्शंस हैड नो चॉइस बट टू फ्ली। पेरिश्ड का क्या मतलब होता है? मर जाना। पेरिश्ड का मीनिंग लिख लीजिए। तो क्या था, जो मतलब बहुत सारे सिविलियन जो उसमें मारे गए, पेरिश्ड हो गए, और लार्ज सेक्शंस हैड नो चॉइस बट टू फ्ली, और बहुत सारे लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बची, बस उनको भी भागना था। फ्ली का मतलब होता है चले जाना, ठीक है। सम विद इन द कंट्री वाइल अदर्स लेफ्ट फॉर फॉरेन लैंड्स हैविंग लॉस्ट लाइवलीहुड्स एंड फियरिंग फॉर देयर लाइव्स। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, विद इन दी कंट्री उन्होंने मूव कर लिया, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले गए, ठीक है। वाइल अदर्स लेफ्ट फॉर फॉरेन लैंड, और बहुत सारे क्या है, फॉरेन लैंड की तरफ चले गए, मतलब फॉरेन कंट्रीज में चले गए। हैविंग लॉस्ट लाइवलीहुड्स एंड फियरिंग फॉर देयर लाइव्स, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी वोकरी खो ली थी, पैसे कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, जीने के लिए। और क्या था, फियरिंग फॉर देयर लाइव्स। फियरिंग का क्या मतलब होता है, डर था उनको, इसलिए वो फॉरेन लैंड में चले गए। उसके बाद मैनी सॉट प्रोटेक्शन इन इंडिया। अब सॉट का मतलब क्या होता है? सॉट का मतलब होता है, एक मतलब होता है मांगना किसी से कुछ, दूसरा होता है कुछ मिल जाना, गेट समथिंग। तो कुछ लोगों को क्या हुआ, इंडिया में प्रोटेक्शन मिल गई अमॉन्ग ए पॉपुलेशन ऑफ इडेंटिकल एथनिटी इन तमिलनाडु। क्योंकि जो मतलब श्रीलंका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तमिल हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, तमिलनाडु में प्रोटेक्शन मिल गई। वो क्या थे, आइडेंटिकल एथनिसिटी के। एथनिसिटी क्या होती है, एक ग्रुप होता है पीपल का जो मतलब कॉमन कल्चर शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं एथनिसिटी। तो बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, तमिलनाडु में शरण मिल गई। उसके बाद द वॉस्ट मेजॉरिटी ट्रैवल्ड इन बोट्स एंड डिंगीज इन डेस्परेशन। डेस्परेशन क्या होती है, मतलब जल्दी जल्दी में, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा, एक तो मतलब डेस्परेशन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है निराशापूर्ण, मतलब उदास होके चले गए, दूसरा होता है मतलब जल्दी जल्दी में, क्योंकि उनको वहाँ से भागना था अपनी कंट्री से, वहाँ पे वॉर चल रहा था। तो जो मेजॉरिटी थे ना वो बोट्स के थ्रू गए। अब डिंगीज क्या होता है, जो छोटी छोटी नाव होती है ना उसको बोलते हैं डिंगीज। इन डेस्परेशन, तो कुछ बोट्स में चले गए, कुछ छोटी नाव में चले गए, जल्दी जल्दी में, मतलब उत्साह में, ठीक है, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई थी। उसके बाद दे एंटर्ड इंडिया इन सर्च ऑफ सेफ्टी, मैनी विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एंड वर रिसीव्ड एंड होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो वो इंडिया में आए सब, ताकि उनको सेफ्टी हो सके, ठीक है, वहाँ पे वॉर चल रहा था, और उनके पास कोई ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं था, ठीक है। लेकिन इंडिया ने उनको क्या किया, रिसीव किया और उनको होस्ट किया ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। मतलब ह्यूमैनिटेरियन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक वो भी एक आदमी है, इसलिए उनको मतलब एक इंसान दूसरे इंसान का काम आता है, इसलिए इस ग्राउंड पे इंडिया ने उनको अच्छे तरीके से होस्ट किया, मतलब रिसीव किया। The Ministry of Home Affairs in its 2021-22 annual report state that 304,269 Sri Lankan refugees entered India between July 1983 and August 2012 and were provided relief including shelter, subsidized ration, educational assistance, medical care and cash allowance। तो एक रिपोर्ट आई थी MHA की, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री की, ये 2021 और 22 में आई थी, ठीक है। इसने क्या बताया था, लगभग 3,269 श्रीलंकन रिफ्यूजीज थे जो इंडिया में आए थे बिटवीन 1983 और 2012 के बीच में। उनको इंडिया ने क्या, शेल्टर प्रोवाइड किया, मतलब रहने के लिए व्यवस्था की उनकी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की, राशन प्रोवाइड किया, मेडिकल केयर की, कैश अलाउंस दिए, ठीक है। उसके बाद इन एडिशन टू दी वार्म वेलकम प्रोवाइडेड एक्सेस टू पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज एम्बॉडीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिकॉग्निशन ऑफ द नीड्स ऑफ श्रीलंकन रिफ्यूजीज। और उसके साथ साथ क्या किया, वार्म वेलकम तो किया उनका, उसके बाद पब्लिक एजुकेशन भी दी, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी दी। तो एम्बॉडीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रिकॉग्निशन ऑफ द नीड्स ऑफ श्रीलंकन रिफ्यूजीज। एम्बॉडीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की एग्जाम्पल देना। तो ये मतलब इंडियन गवर्नमेंट की एग्जाम्पल थी कि उन्होंने श्रीलंकन जो मतलब रिफ्यूजी थे उनको रिकॉग्नाइज़ किया और उनकी नीड्स को रिकॉग्नाइज़ किया जो रिफ्यूजीज थे, ठीक है। उसके बाद सस्टेनिंग असिस्टेंस फॉर डेकेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस अंडर द एजिस ऑफ द ग्लोबल कंपैक्ट ऑन रिफ्यूजीज। एजिस का मतलब लिख लीजिए, एजिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जो मतलब सस्टेनिंग मतलब लगातार जो इंडिया ने डेकेड से जो इंडिया क्या कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो एक एग्जाम्पल है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर द एजिस ऑफ ग्लोबल कंपैक्ट ऑन रिफ्यूजीज। मतलब ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से रिफ्यूजीज को ट्रीट करना चाहिए जिनको दबाया गया है, कंपैक्ट किया गया है, ठीक है। तो इंडिया ने ऐसा किया। उसके बाद है स्लो प्रोग्रेस। अब इसके अंदर में क्या है हम लोग देखते हैं। The end of the civil war renewed hope for its nation racked after years of ethnic strife and displacement। ठीक है। तो जब एंड हुआ सिविल वॉर का, तो क्या हुआ, रिन्यूड होप फॉर द नेशन रैक्ट। रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो बर्बाद हो गया है। आफ्टर ईयर्स ऑफ एथनिक स्ट्राइफ एंड डिस्प्लेसमेंट। स्ट्राइफ क्या होता है, मतलब फाइट। तो ये जो देश था श्रीलंका वो एकदम मतलब बर्बाद हो गया था,
रैग्ड हो गया था, क्योंकि लगभग डेकेड से वहाँ पे क्या चल रहा था, वार चल रहा था, एथनिक स्ट्राइफ चल रही थी। एथनिक का मैंने बता दिया, मतलब जो ग्रुप होता है पर्टिकुलर पीपल का, उनके बीच में फाइट चल रही थी। तो उसने थोड़ी सी होप जगाई जब वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूटेड द लेसन लर्नड एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन इन 2010 टू टेक बैक एट द श्रीलंकन at the conflict Sri Lanka suffered, as well as to look ahead of era healing and peace building in the country। तो गवर्नमेंट थी जो श्रीलंका की, उसने इस चीज़ से लेसन लिया जो वार हुआ था। उन्होंने एक कमीशन बनाया, रिकॉन्सिलेशन कमीशन 2010 में, ताकि वो आगे की तरफ देख सके, लुकिंग हेड फॉर एन एरा ऑफ हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ठीक करना जो भी गड़बड़ हुई थी वॉर के टाइम, एंड पीस बिल्डिंग इन दी कंट्री, और वो शांति कंट्री में बना सके, ठीक है। इस चीज़ के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया। Its observations and recommendations on human rights, international humanitarian law, law rights, resettlement and reconciliation are noteworthy। नोटवर्ती क्या होता है, ध्यान देना। तो इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी इंटरनेशनल लॉ को लेके, उसके बाद ह्यूमन राइट्स को लेके, लैंड राइट्स को लेके, रीसेटलमेंट कैसे कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें मतलब देखने लायक थी, ठीक है, ध्यान देने योग्य थी। सिंस द एंड ऑफ द सिविल वॉर, मतलब जब से सिविल वॉर एंड हुआ है ऑफ श्रीलंका, and development partners initiated programs in the northern and eastern provinces with objectives of resettlement, restoration of critical infrastructure, livelihood and social services to the local population, ठीक है। तो क्या हुआ, जब से मतलब जो वार ख़त्म हुआ है, जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की और जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, मतलब जो डेवलपमेंट करने के लिए जिनको लगाया गया है, उन्होंने इनिशिएट किए हैं, प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं नॉर्थन और ईस्टर्न प्रोविंसेस में। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, रीसेटलमेंट करना, मतलब जो लोग आगे पीछे हो गए थे वार के टाइम, उनकी रीसेटलमेंट करवाना, क्रिटिकल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा से तैयार करना, उसके बाद लाइवलीहुड लोगों को मतलब रोजगार देना, और सोशल सर्विस करना लोकल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। दिस लेड टू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स, द रिटर्न ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। जो मतलब डिस्प्लेस हुए थे पर्सन, दूसरी कंट्रीज़ में चले गए थे, वो कुछ लोग वापस आए हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड भी लोगों को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न प्रोविंसेस ड्यूरिंग 2009-18 इज रिपोर्टेड टू बी 3.8 बिलियन एंड अनदर 3.5 बिलियन बाय डेवलपमेंट पार्टनर्स। तो जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया था नॉर्थन और ईस्टर्न प्रोविंसेस में उनकी सेटलमेंट के लिए, 9 और 18 के बीच था वो 3.8 बिलियन, और 3.4 बिलियन था जो डेवलपमेंट पार्टनर्स ने किया था, जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद डिस्पाइट दिस एफर्ट्स सेवरल चैलेंजेस रिमेन इंक्लूडिंग लैक ऑफ फंड्स फॉर रिकवरी नीड्स। लेकिन उसके बाद भी फंड की कमी रह गई, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा देश है यार, उसको रीसेटलमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। दी ईस्टर बॉम्बिंग्स इन 2019 फॉलोड बाय कोविड-19 स्लोड द डेवलपमेंट प्रोसेस। जो ईस्ट साइड में बॉम्बिंग हुई थी श्रीलंका में 2009 में, और जो फिर कोविड-19 टाइम आया, उसने उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस को स्लो कर दिया, ठीक है। कंपाउंडेड बाय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इन 2022। ये तो आपको पता ही है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस आए थे श्रीलंका में, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोसेस एकदम स्लो हो गई, जो 2022 में आए थे। जो राजपक्षा उनकी फैमिली थी प्रेसिडेंट की, पता ही है आपने उस कितना बड़ा स्कैम किया था उन्होंने। As in the latest World Bank Sri Lanka update, poverty has more than doubled over the past few years। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है ना वर्ल्ड बैंक की, उसके तहत जो पॉवर्टी है ना श्रीलंका में वो डबल हो गई है, ठीक है। एंड पॉवर्टी वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कमजोरी, विल कंटिन्यू टू राइज विदाउट अप्रोप्रिएट सपोर्ट। तो जो मतलब पॉवर्टी है वो कंटिन्यूसली राइज होती रहेगी विदाउट किसी, अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला तो। उसके बाद रिफ्यूजीज इन इंडिया। अब जो इंडिया के रिफ्यूजीज हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। इन इंडिया 58,648 रिफ्यूजीज आर रिसाइडिंग इन 108 कैंप्स इन तमिलनाडु वाइल 54 इन उड़ीसा। तो लगभग 58,000 जो रिफ्यूजीज हैं वो तमिलनाडु और कहाँ रहते हैं, 54 जो है वो उड़ीसा में रहते हैं कैंप्स के अंदर, ठीक है। इतने कैंप्स लगे हुए हैं। और अनदर 34,135 रिफ्यूजीज रजिस्टर्ड विद तमिलनाडु अथॉरिटीज रिसाइड आउटसाइड कैंप। और कुछ कैंप्स के बाहर भी रहते हैं, लगभग 34,000 के अराउंड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड 1,226 crore for the relief and accommodation of refugees from July 1983 to March 31, 2022। लगभग मतलब 1.5 करोड़ के करीब इंडियन गवर्नमेंट ने उनके रिलीफ के लिए, उनके अकोमोडेशन के लिए खर्च किया है, जो रिफ्यूजीज़ हैं लगभग 1983 टू 2022 के बीच में।
However, the objective of government of India remains the repatriation of refugees to श्रीलंका। लेकिन जो repatriation का मीनिंग लिखिए, इसका मीनिंग होता है स्वदेश वापसी, मतलब उन लोगों को वापस श्रीलंका में भेजना, अपने देश में भेजना, उसको बोलते हैं repatriation। मीनिंग लिख लीजिए, काम आएगा आपके, ठीक है। जो इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या है, उनको वापस श्रीलंका भेजना, ठीक है। 99,469 रेफ्यूजीज वर रेपेट्रिएटेड टू श्रीलंका अप टू मार्च 1995। लगभग 99,000 लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने कहाँ भेज दिया, श्रीलंका भेज दिया था 1995 तक। एंड नो ऑर्गेनाइज्ड रेपेट्रिएशन वाज डन देयर आफ्टर। लेकिन उसके बाद कभी भी रेपेट्रिएशन नहीं हुई, मतलब कभी भी उनको देश में वापस नहीं भेजा, ठीक है। उसके बाद amongst them 30,000 persons of Indian origin, also known as Hill Tamils, they have a claim to Sri Lankan citizenship via the Indo-Sri Lanka agreements of 1964, 1974 and 1987 and amendments to the grant of citizenship to persons of Indian origin act of Sri Lanka। लगभग जो 30,000 पर्सन है ना, वो इंडियन ओरिजिन के थे, मतलब इंडिया में उनका जन्म हुआ था। उनको हिल तमिल्स भी कहते हैं, जो श्रीलंका से इंडिया में वापस आए थे। तो उनका क्लेम था, सिटीजनशिप थी जो इंडिया की, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट हुए थे 1964 में, 1974 में, 1987 के तहत। इसके तहत उनका क्लेम कहाँ था, श्रीलंका सिटीजनशिप पे। एंड अमेंडमेंट्स टू द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्ट ऑफ श्रीलंका। और इंडिया में भी जो एक्ट था उसके तहत वो क्लेम करते थे श्रीलंका की सिटीजनशिप। उसके बाद लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज डिज़ायर टू कंटिन्यू इंडिया डिफरेंशिएट दैम फ्रॉम अदर रिफ्यूजीज। क्योंकि वो इंडिया में रहना नहीं चाहते थे, ठीक है, और उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं थे और उनकी डिज़ायर भी नहीं थी, मतलब वो चाहते भी नहीं थे कि वो इंडिया में रहें। डिफरेंशिएट दैम फ्रॉम रिफ्यूजीज, तो उनको हम लोग रिफ्यूजीज नहीं कह सकते हैं, रिफ्यूजीज से उनको अलग करते हैं, ठीक है। दे मे नीड स्पेशल कंसिडरेशन एंड लाई बियॉन्ड 3.35 लाख पीपल रेपेट्रिएटेड इन इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 1964 टू दिसंबर 2006। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग स्पेशल कंसिडरेशन देते हैं, ठीक है। और ये उन सबसे अलग माने जाते हैं जो 3.35 लाख जो इंडिया में आए हैं अक्टूबर 1964 और 2006 से लेके, अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट आई थी 2019-20 में MHA की, ठीक है। उसके बाद टुडे श्रीलंका तमिल रिफ्यूजीज इन इंडिया हु विश टू रिटर्न वॉलंटरली आर बीइंग फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। अब फैसिलिटेटेड क्या मतलब होता है, सुविधा देना। तो जो श्रीलंका मतलब श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज है ना, जो इंडिया में आए हैं, जो मतलब वापस जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से वॉलंटरली, उनको जो गवर्नमेंट है ना श्रीलंका की, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद ओवर द लास्ट ईयर 208 इंडिविजुअल्स हैव रिटर्न्ड वॉलंटरी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लगभग 208 बंदे जो हमें श्रीलंका में वापस चले गए हैं रिफ्यूजी, उनको सपोर्ट किसने दिया, उनको सपोर्ट दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद बायलैटरल डोनर्स एंड UNCHR। अब UNCHR क्या है, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़, ये उनके लिए बनाया गया है। ये बना था दिसंबर 14, 1950 में, ठीक है। ये रिफ्यूजीज़ की हेल्प करने के लिए बना गया है। तो इसमें डोनर्स ने भी हेल्प की, मतलब कुछ लोगों ने पैसा डोनेट किया उनको वापस भेजने के लिए, और कुछ लोगों ने क्या किया, मतलब जो यूनाइटेड नेशन कमीशन है रिफ्यूजीज़ के लिए, उसने भी हेल्प की इसमें। रिसेंट अनाउंसमेंट्स टू कमेंस फेरी सर्विसेज टू कॉन्केस थुरई एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स टू जाफना फ्रॉम इंडिया। जाफना ये श्रीलंका में है। बिल्ट कॉन्फिडेंस एंड एड दोस डेसिरस ऑफ रिटर्न, मतलब जो वापस जाना चाहते हैं। तो अभी जो रिसेंट फ्लाइट स्टार्ट हुई है जफना में इंडिया से लेके जो श्रीलंका में है, उसने और भी कॉन्फिडेंस मतलब बिल्ड किया है, और उन्होंने एड प्रोवाइड की है उन लोगों को जो वापस श्रीलंका में जाना चाहते हैं, ठीक है। उनको इन फ्लाइट्स के थ्रू वापस भेज रहे हैं। उसके बाद है द इशू ऑफ वॉलंटरी रिटर्न। अब ये वॉलंटरी मतलब जो लोग वापस जाना चाहते हैं, इसका इशू क्या है। श्रीलंकन रिफ्यूजीज इन इंडिया आर इन ए प्रोट्रैक्टेड सिचुएशन सम ऑफ ओवर 4 decades, ठीक है। तो जो श्रीलंका के जो रिफ्यूजीज है ना इंडिया में, ठीक है, वो क्या है, प्रोटेक्टेड है इंडिया में, ठीक है, लगभग पिछले 4 सालों में, ठीक है, मतलब 4 decades से। एट द UNHCR वी परसीव का मतलब होता है अंडरस्टैंड, इसको लिख लीजिए। वॉलंटरी रिटर्न एज द मोस्ट डिजायर्ड चॉइस टू एंड रिफ्यूजी स्टेटस। तो अगर हम लोग मतलब जो यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूजीज़ के लिए बनाया गया ना, अगर हम उसके हिसाब से अंडरस्टैंड करें, जो वॉलंटरी रिटर्न है ना, मतलब जो अपनी मर्जी से दूसरे देश में वापस जाना चाहता है जहाँ से वो आया है, ये मोस्ट डिज़ाइन चॉइस है टू एंड रिफ्यूजी स्टेटस। अगर मतलब आपको रिफ्यूजी स्टेटस ख़त्म करना है तो ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि वो खुद जाना चाहता है अपने देश में वापस। देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन विच मे नॉट विश टू रिटर्न। लेकिन बहुत ऐसी सारी पॉपुलेशन है जो वापस नहीं जाना चाहती है, प्रेफरिंग टू
कॉल इंडिया हम, वो इंडिया में ही रहना चाहती हैं। दिस इज़ ए कोहोर्ट बोर्न एंड एजुकेटेड इन इंडिया। कोहोर्ट बोर्न क्या होता है, मतलब जो इंडिया के ही वंशज हैं, ये ऐसे लोग हैं मतलब काफ़ी सालों से इंडिया में रह रहे हैं और वो एजुकेटेड भी इंडिया में हुए हैं विद नो नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ देयर कंट्री ऑफ रीजन, क्योंकि उनको पता ही नहीं है अपनी कंट्री का, श्रीलंका का, ठीक है, इसीलिए वो कहाँ रहना चाहते हैं, इंडिया में। ए सोल्यूशन दैट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम एंड्यूरिंग रिफ्यूजी स्टेटस इज द नीड ऑफ द हावर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिलीफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हमें एंड्यूरिंग रिफ्यूजी, एंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी टिका हुआ है, ठीक, स्टेटस जो रिफ्यूजी का, ठीक है, उसको अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, लोगों को वापस भेजना पड़ेगा जो जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया पोसेस द कैपेसिटी एंड द लीगल फ्रेमवर्क टू फाइंड ड्यूरेबल सोल्यूशन टू द रिफ्यूजी सिचुएशन इन तमिलनाडु। तो इंडिया के पास मतलब कैपेसिटी है, पोसेस करता है इंडिया कैपेसिटी, और लीगल फ्रेमवर्क भी है, मतलब एक ढांचा भी है, टू फाइंड ड्यूरेबल सोल्यूशंस, मतलब इंडिया एकदम स्टेबल सोल्यूशन, ड्यूरेबल का मतलब होता है स्टेबल, टिका हुआ सोल्यूशन फाइंड कर सकती है जो भी रिफ्यूजीज की सिचुएशन है तमिलनाडु में, उसके लिए, ठीक है। इन लाइन विद ग्लोबल कम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज। कॉम्पैक्ट क्या होता है, मतलब किसी को दबाना। तो जो भी अगर हम लोग ग्लोबल कम्पैक्ट देखें रिफ्यूजीज के ऊपर, इंडिया अलॉन्ग विद इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू बिल्डिंग कंडीशंस विद श्रीलंका, विद इन श्रीलंका फॉर ए सेफ एंड ड्यूरेबल रिटर्न। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर जो भी रिफ्यूजीज हैं, मतलब जो इंडिया से वापस जाते हैं श्रीलंका में, उनको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, सेफ और ड्यूरेबल रिटर्न प्रोवाइड करती है, ठीक है। द वेलफेयर ऑफ रिफ्यूजीज इंक्लूडिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स सेल्फ रिलियंस। सेल्फ रिलियंस का मतलब क्या है, बार बार यूज़ कर रहा है द हिंदू, मतलब खुद से लड़ने के लिए तैयार रहना, स्ट्रांग बनना। तो वेलफेयर ऑफ रिफ्यूजीज इंक्लूडिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स सेल्फ रिलियंस कैन बी साइटेड एज ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, उनको सेल्फ रिलियंस बनाना, मतलब सबसे स्ट्रांग बनाना, ठीक है, उनकी वेलफेयर करना। बट रिमेन्स इज ए सोल्यूशन फॉर द ग्रुप विच मे कंसीडर इंडिया टू बी देयर होम आफ्टर स्टे ऑफ डिकेट्स, दे अबव ऑल नीड फेयर कंसिडरेशन। और वो जो ऐसा ग्रुप, बट रिमेन्स इज ए सोल्यूशन फॉर द ग्रुप विच में कंसीडर इंडिया, जो ऐसा ग्रुप जो इंडिया में ही रहना चाहता है क्योंकि वो सालों से इंडिया में रह रहा है, दे अबव ऑल नियर फेयर कंसिडरेशन, उनको हमें फेयर तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो जाना चाहते हैं उनको भेजना है, अच्छे तरीके से भेजना है। तो ये आर्टिकल था, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छा लगा तो मुझे चाहिए कमेंट और टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, जय हिंद।